एनसीईआरटी में 11th क्लास का चैप्टर 6 है, उसमें पढ़ रहे हैं कॉलिजन्स। तो कॉलिजन्स हम डेली लाइफ में तो देखते हैं, बिलियर्ड्स टेबल पे या कैरम, स्नूकर या कंचे। जब देसी बॉय हैं तो आप मार्बल खेल रहे हैं, गली बॉय हैं तो कंचे खेल रहे हैं, और थोड़े शू शटाक बॉय हैं तो आप बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। तो इन सारे केसेस में कॉलिजन्स देखने को मिलता है। कॉलिजन की डेफिनेशन लिख दीजिए कि when the path of one particle is changed by the force of the other, when the path of one particle is changed by the force of the other, even without actual physical contact, then a collision is said to have occurred. A collision is said to have occurred. एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी हुआ पर पाथ चेंज हो गया, रास्ता बदल लिया आपने, किसी को देख के आपने अगर रास्ता अपना बदल लिया तो कॉलिजन हो गया। बिल्ली को देख के आप रास्ता बदल रहे हैं तो टेक्निकली तो आपका कॉलिजन हो गया है ना। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यही होता है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल की तरफ हम अल्फा पार्टिकल्स को फायर करते हैं और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एक कॉमेट जब सन की तरफ चलता है तो सन के रेडिएशन प्रेशर के कारण उसका पाथ बदल जाता है, तो वो भी कॉलिजन का ही एग्जाम्पल है। ऑलराइट, आप हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स। टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स, नंबर 1 इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन, या फिर लिख दीजिए इट ऑल्सो इंप्लाइज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। खाली इलास्टिक का मतलब है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। अभी इनकी प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा हूं ज्यादा, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक बस नाम बता रहा हूं। नंबर टू इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन। नंबर 3 परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। नंबर 3 परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक में दोनों नाम अलग अलग हैं, इनइलास्टिक का नाम अलग है और परफेक्टली इनइलास्टिक का नाम अलग है। इलास्टिक में जब हम खाली इलास्टिक कहते हैं तो हमारा मतलब ही होता है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक में अलग से उस पर आइडियलाइज करने की उसकी जरूरत नहीं है, इलास्टिक मतलब आइडियल। इनइलास्टिक में बताना पड़ता है कि थोड़ा बहुत इनइलास्टिक या पूरी तरह इनइलास्टिक। और चौथा है सुपर इलास्टिक कॉलिजन। ये 4 टाइप के कॉलिजन पढ़ेंगे। सुपर इलास्टिक कॉलिजन, नंबर लिख दीजिए रूल्स ओबेड ड्यूरिंग all types of collisions. Rules obeyed during all types of collisions. Number 1, momentum is always conserved. Momentum is conserved at all instants during which the collision is taking place. Momentum is conserved at all instants during which the collision is taking place. क्योंकि जब दो बॉल्स में टक्कर हो रही है तो एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ना। आपने एक बॉल को यहां से छोड़ दिया, एक बॉल को यहां से छोड़ दिया, जब इनमें टक्कर हुई उस समय आप तो इन्हें छू नहीं रहे ना। लिख दीजिए बिकॉज एफ एक्सटर्नल इज 0। एफ एक्सटर्नल का ही फॉर्मूला dp by dt होता है, और अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो dp 0 है, p फाइनल माइनस p इनिशियल 0 है वेक्टर फॉर्म में, तो p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर आपको लगता है कि एक बॉल ऊपर से आपने टपकाई और वो सैंड के हीप में धंस गई तो बॉल का मोमेंटम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो बॉल का जो मोमेंटम था वो उसने बॉल प्लस सैंड सिस्टम या बॉल प्लस अर्थ सिस्टम को चला गया।
वो अर्थ में ट्रांसमिट हो जाता है, आपको उसका असर दिखे या ना दिखे। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। अगर आप एक हैवी दीवार को बॉल फेंक के मारते हैं तो बॉल लौट के आती है, तो ऐसा नहीं कि दीवार को मोमेंटम मिला नहीं है, दीवार को भी मोमेंटम मिला है। फ्री दीवार अगर होती या सीमेंटेड ना होती तो आप उस मोमेंटम का असर देख पाते। तो सीमेंटेड दीवार है इसलिए आपको उस मोमेंटम का असर दिख नहीं रहा। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। और जब एक कॉलिजन हो रहा है तो भी हर इंस्टेंट पे भी मोमेंटम कंजर्व है। हर इंस्टेंट पे बोथ द बॉडीज रिसीव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। लिख दीजिए, एट ऑल इंस्टेंट्स ड्यूरिंग द कॉलिजन, at all instants during the collision, both the bodies receive equal and opposite momentum. So total impulse on the first object is equal and opposite to, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करके लिख दीजिए, एक स्टार दे दीजिए। टोटल इंपल्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑन द सेकंड। ऑफ कोर्स मतलब कब की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग अ कॉलिजन। जब एक कॉलिजन हो रहा है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, पर ए और बी का कॉलिजन हुआ तो ए को जो इंपल्स मिलेगा और जो बी को इंपल्स मिलेगा वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ये एक लाइन एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको स्टार लगा दीजिए। फिर नंबर 2 लिख दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से फॉलो होते हैं कॉलिजन्स में। नंबर 2, इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स total energy is always conserved. Total energy is always conserved. And total energy means heat plus light plus sound plus mechanical. Total energy is always conserved. Heat plus light plus sound plus mechanical, और भी जितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। टोटल एनर्जी तो बेसिक लॉ है, कंजर्वेशन लॉ है, पूरी नेचर जो यूनिवर्स जिससे ओबे करता है। ये हालांकि हमारे ज्यादा काम का नहीं है। तो हर कॉलिजन में एक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही रहेगा और एक टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। एक बुलेट जब एक किसी चीज से टकराती है तो आवाज भी पैदा होती है, कई बार स्पार्किंग भी पैदा होती है, पत्थर से पत्थर मारते हैं तो लाइट एनर्जी भी निकल रही है, साउंड एनर्जी भी निकल रही है, टोटल एनर्जी कंजर्व है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, दिस लॉ इज नॉट मच यूजफुल। जो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है ना, टोटल एनर्जी कंजर्व है, इसका जो लॉ है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब बात करते हैं, हेडिंग दे दीजिए इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन, तो इलास्टिक कॉलिजन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन तो रहेगा ही रहेगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। साथ ही साथ एडिशनली एक बात और हम कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। लिख दीजिए, नंबर 1 मोमेंटम इज कंजर्व, नंबर 2 टोटल एनर्जी इज कंजर्व, और नंबर 3 जो कि नया पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी नहीं कह रहा मैं, P प्लस K को कंजर्व की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। इलास्टिक कॉलिजन में मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। अगर एडिशनली काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है तो इस कॉलिजन को कहेंगे हम लोग इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन के सेम रहती है। ड्यूरिंग द कॉलिजन तो इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, ऐसा लिख दीजिए। ओनली बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन के इज कंजर्व। Only before and after the collision, K is conserved. Before और after collision में ही केवल kinetic energy conserved रहती है। तो even in फिर थोड़ी जगह दीजिए, even in elastic collision, kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved at all instants. Kinetic energy is not conserved at all instants.
ब्रैकेट में बता दीजिए, अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ कॉलिजन, ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ कॉलिजन deformation occurs, deformation occurs and Ke gets converted, kinetic energy gets converted into elastic potential energy, into elastic potential energy. डिफॉर्मेशन की एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस होते हैं वो इलास्टिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, जब एक गेंद दूसरी गेंद से टकराती है तो टक्कर के दरमियान तो उनका शेप कहीं बिगड़ जाता है ना, चपटी हो जाती है ना गेंद। ऐसी एक गेंद थी और ऐसी एक गेंद थी, पर टक्कर के दौरान तो करीब करीब ऐसी चपटी हो गई ना थोड़ी बहुत, तो शेप बिगड़ गया। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वायर की एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर वाली इसमें आ गई। जो शेप के बिगड़ने के कारण जो एनर्जी आती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फिर जब ये एक दूसरे से सेपरेट होती है तो वापस ऐसी हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो कॉलिजन के हर इंस्टेंट पे ओबे होता है, पर इलास्टिक कॉलिजन में जो कई कंजर्वेशन होता है वो ड्यूरिंग कॉलिजन ओबे नहीं होता है, तब शेप बिगड़ता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं की मैंने, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, बट ओनली बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, नॉट ड्यूरिंग द कॉलिजन। फिर सुपर इलास्टिक कॉलिजन की बात लिख दीजिए। ज्यादातर तो क्या होता है, जितने भी इन इलास्टिक कॉलिजन होते हैं ना, चलिए हेडिंग दे दीजिए सुपर इलास्टिक कॉलिजन, और ऐसा लिख दीजिए इन मोस्ट ऑफ द इन इलास्टिक कॉलिजन्स, इन मोस्ट ऑफ द इन इलास्टिक कॉलिजन्स फाइनल के ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। जितने भी इन इलास्टिक कॉलिजन होते हैं उसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ज्यादातर, क्योंकि वो हीट लाइट साउंड किसी किसी में एनर्जी चली जाती है ना, वहां टोटल एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है वहां पे, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादातर कम हो जाती है। बट इन सुपर इलास्टिक कॉलिजन, लाइक एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, like explosion of a bomb, chemical energy gets converted into kinetic energy. Chemical energy gets converted into kinetic energy. So final kinetic energy of the system is more. Super elastic collision में final Ke of the system is more. तो उसमें क्या होता है, जैसे हाफ m1 या इनिशियल Ke of system plus chemical energy released, तो ये मिलके फाइनल Ke बना लेते हैं, और तभी तो फाइनल Ke ज्यादा आती है, फाइनल Ke ऑफ द सिस्टम। जब बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोड होता है और उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है तो फाइनल एनर्जी ज्यादा होती है। अगर इस फिगर को बड़ा आना है तो पुराने फिगर में इस फिगर को ऐड होना चाहिए जितनी एनर्जी रिलीज हुई है। इस पे अगर इक्वेशन बनाने को आ जाए तो हमें प्रॉब्लम आती है कि अगर एक्सप्लोजन में 16 जूल एनर्जी रिलीज हो जाए तो हमें समझ में नहीं आता कि 16 को यहाँ लिखना है कि वहां लिखना है। हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की ज्यादा हो गई, तो ज्यादा हुई है अगर, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकली है वो एलएचएस में आए। दो चीजें जोड़ करके फाइनल के ही मिलाएंगे, दो चीजों को जोड़ेंगे तो फाइनल के ही मिलेगी, तभी वो बड़ी आएगी। तो पुरानी प्लस रिलीज्ड इज इक्वल टू नई काइनेटिक एनर्जी। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में के हमेशा घटती है, ये गलत है। फिर से लिख दीजिए, इट इज रॉन्ग टू से दैट, इट इज रॉन्ग टू से दैट इन इन इलास्टिक कॉलिजन, अब ये सुपर इलास्टिक है, ये एक प्रकार का इन इलास्टिक भी मान लिया हमने इसको। इन इलास्टिक कॉलिजन के ऑलवेज डिक्रीजेस, के हमेशा घटती है, ये स्टेटमेंट कहना गलत हो जाएगा। इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए ये हेडिंग देते हैं, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन।
वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन भी कहते हैं इसे। ये ऑब्जेक्ट का मास m1 है, ये इसका सेंटर c1 है, ये मास है, c2 है। इसकी वेलोसिटी को मैं कह रहा हूँ v1 इनिशियल और ये है v2 इनिशियल। यहाँ कहीं में टक्कर होता है आफ्टर कॉलिजन, ये ऐसे जा रही है, ये अभी भी c1 c2 है, इसको मैं बोलता हूँ v1 फाइनल और इसको बोलता हूँ v2 फाइनल। हालांकि इनिशियल स्पीड को u से कहना चाहिए और वो सब v ही एनसीईआरटी ने यूज किया, मैं भी वही कह रहा हूँ। ये पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल है, ये टक्कर के बाद पहले ऑब्जेक्ट की ये फाइनल है और टक्कर के बाद ये दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल है। If all velocities before and after collision are along C1 C2, ये line joining their centers, then it is called 1D collision। अब तो मैं इस एक्सेस को खाली x एक्सेस कह दूंगा ना मेरा, और मेरी सारी वेलोसिटीज x एक्सेस के अलोंग डायरेक्टेड है, तो वन डायमेंशन ही हुआ ना खाली। एक x एक्सेस की भी बात करता और एक y एक्सेस की भी बात करता तो टू डायमेंशन होता। ये जो पहला है इसका नाम है प्रोजेक्टाइल, इसने आके मारी है टक्कर, और ये दूसरा वाला है जो टारगेट है, टू फॉर टारगेट। दूसरा वाला जो है उसको टक्कर पड़ी है वो टारगेट है, पहला वाला प्रोजेक्टाइल है उसने आके टक्कर मारी है और जिसको टक्कर पड़ी है ट फॉर टक्कर, ट फॉर टारगेट, ट फॉर टू। तो टक्कर के पहले भी और टक्कर के बाद भी अगर ये सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में चलती रहती हैं, सारी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में along the line joining C1 C2, then it is called 1D collision। अब क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगी, वरना तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना। लिख दीजिए, इन 1D collisions writing the equation of momentum conservation is easy। in 1D collision writing the equation of momentum conservation is easy। because we can ignore vector sum। ये easy है क्योंकि हम वेक्टर सम को लेने को इग्नोर कर सकते हैं। आइडियली वी शुड ऑलवेज टेक वेक्टर सम while writing momentum conservation equation। जब भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये भूल मत जाइए कि आप वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। आप उनके वेक्टर सम लीजिए, i प्लस जे प्लस के टर्म्स में ही बात करिए, केवल i प्लस जे प्लस के टर्म्स में ही बात करिए। एनीवेज का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन हेड ऑन, तो मैं इसका एक थोड़ा सा स्पेशल केस ये ले रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक मास m1 है और इसकी वेलोसिटी है v1 इनिशियल, और ये मास m2 है और ऐसे एक स्प्रिंग है, और ये मास इससे जाके स्प्रिंग से जाके टकराएगा। ऑफ कोर्स कुछ बोला नहीं है तो ये सब स्मूथ फ्लोर ही होगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो मतलब जब दो बॉल्स टकराती हैं तब जो होता है वो ही समझने के लिए हमने ये केस ले लिया है। जब ये बॉल इसको टकराती है ना तो इनकी शेप बिगड़ते हैं, जब शेप बिगड़ते हैं ना तो इनमें इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शेप की एनर्जी में चली जाती है, कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी में चली जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है।
तो बॉल्स के कॉलिजन को समझने के लिए हमने ये केस लिया है, और वैसे एग्जाम में ज्यादा इस केस के आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी होती तो है। अभी क्या होता है, एक होता है नंबर 1 डिफॉर्मेशन पीरियड। अगर ये 0 नहीं भी होगी ना तो भी चलेगा, ये V2 इनिशियल है, पर इफ V1 इनिशियल, अगर वो V2 ये 0 नहीं भी होगी तो भी चलेगा, V1 इनिशियल शुड बी ग्रेटर देन V2 इनिशियल फॉर collision to take place. ये नहीं है 0, पर ये थोड़ा तेज आके मार रहा है, ये तेज चल रहा है तो टक्कर होगी, और टक्कर के दरमियान स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड, डिफॉर्मेशन पीरियड में स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड, स्प्रिंग में कंप्रेस्ड होगी एंड विल स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन k हुआ है, कुछ x हुआ है, तो स्प्रिंग में एनर्जी हाफ kx² तो है ही। एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स यहाँ काम करेगा, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स यहाँ काम करेगा। तो प्रोजेक्टाइल में जो स्प्रिंग फोर्स है वो इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा, डिफॉर्मेशन का जो फोर्स होगा वो इसको रिटार्ड करेगा, और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है फोर्स। बस ऐसे ही लिख दीजिए, द डिफॉर्मेशन फोर्स, the deforming force, or the rather restoring force in the spring, the restoring force retards the projectile and accelerates the target, तो डिफॉर्मेशन पीरियड में यही हो रहा है कि स्प्रिंग डिफॉर्म हो रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। टक्कर हुई इसलिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और इसकी कम थी, तो एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इसकी स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए टक्कर की वजह से, और इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, और वही हो रहा है। एक समय ऐसा आता है जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 लिख दीजिए मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पीरियड, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पॉइंट, या बस सिर्फ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन लिख दीजिए, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ये टक्कर की जो फसाद है वो सारी इनकी इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस है। तो एक समय के बाद क्या होता है, आपने देखा कि इसकी वेलोसिटी रिटार्ड हो रही है और इसकी बढ़ रही है, एक समय के बाद दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। लिख दीजिए, both the masses move with common velocity, both the masses move with common velocity. There is no relative motion between the two bodies. There's no relative motion between the two bodies. अब फिर जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, मतलब फिर से लिख दीजिए, बोथ मूव विद कॉमन वेलोसिटी एंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। जब मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट वाला केस है, इस पे 2 स्टार दे दीजिए, थोड़े ज्यादा टफ न्यूमेरिकल बनते हैं इसलिए मैं इस पर ज्यादा हाईलाइट कर नहीं रहा। जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला पीरियड है उसमें वेलोसिटी कॉमन होती है। अब इस समय क्या है, पीछे वाला और तेज चल नहीं रहा, तो जितना इसको आगे बढ़ना है उतनी जगह इसको खाली मिल भी रही है, जितनी इसकी वेलोसिटी है उतनी इसकी भी है, जितनी सी आगे जाने के लिए जगह चाहिए उतनी ये खाली कर भी रहा है।
अब क्या डिफॉर्मिंग फोर्स आना बंद हो जाता है, अब स्प्रिंग को और डिफॉर्मेशन के लिए कोई कारण नहीं बचा, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स आना बंद हो जाएगा तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स और आएगा। लिख दीजिए, once the deforming force stops, the restoring force comes into play। वो तो अभी जारी है ही, रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही, क्योंकि स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है ना। लिख दीजिए, स्प्रिंग इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड, द स्प्रिंग इज स्टिल कंप्रेस्ड and will want to attain its natural length। स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस्ड है और अपनी वो नेचुरल लेंथ को प्राप्त करना चाहेगी। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को अभी भी प्राप्त करना चाहेगी। तो अभी भी क्या होगी, अभी स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है, और जब ये खुलेगी, स्प्रिंग जब खुलेगी तो खुलने के प्रोसेस में इसको इट विल फर्दर रिटार्ड द प्रोजेक्टाइल एंड विल फर्दर एक्सीलरेट द टारगेट। लिख दीजिए, in the process of opening up, मतलब acquiring its natural length, मतलब इस लाइन के ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं रिकवरी पीरियड। अब रिकवरी शुरू हो गई, इस लाइन के ठीक ऊपर आप हेडिंग दे दीजिए रिकवरी पीरियड। पहले था डिफॉर्मिंग पीरियड, अब है रिकवरी पीरियड। पहले तो डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा था, फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया, अब रिकवरी पीरियड। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को प्राप्त करना चाहती है, बस ऐसे ही लिख दीजिए, द प्रोजेक्टाइल इज फर्दर रिटार्डेड and the target is further accelerated, and the two separate when there is no compression left in the spring. When there is no compression left in the spring, the elastic potential energy stored in the spring, has been completely recovered. बस ठीक है, ये रिकवरी पीरियड हो गया। अब फाइनली कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, और टारगेट की वेलोसिटी, अब जो टारगेट की जो फाइनल वेलोसिटी है इज ग्रेटर देन प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी। अब ये तेज भागता है, टक्कर के पहले ये तेज चल रहा था तो टक्कर हुई, और टक्कर के बाद ये धीरे हो जाता है और ये तेज हो जाता है, ताकि दोबारा कभी टक्कर ना होने पाए। बीच में स्प्रिंग कंप्रेस हुई थी, स्प्रिंग ने पूरी तरह अपनी लेंथ को रिस्टोर कर लिया है। स्प्रिंग में अगर डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत बच जाए, अगर ये बॉल्स होती और उनके मटेरियल ऐसे नहीं होते कि पूरे शेप को रिगेन कर लेते, तो थोड़ा डिफॉर्मेशन बच जाता। अगर थोड़ा डिफॉर्मेशन बच जाए तो ये फिर ये इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। लिख दीजिए, अगली लाइन में लिख दीजिए, इफ सम डिफॉर्मेशन इज लेफ्ट when the two masses separate, if some deformation is left when the two masses separate, then the elastic potential energy has not been completely recovered back. The elastic potential energy has not been completely recovered back. So it is inelastic collision. It is inelastic. ना तो परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली इनइलास्टिक, इसे इनइलास्टिक कहते हैं। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन बचा है, के ही कम हो गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अभी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। दो बॉल जब टकराई थी ना तो उनका शेप थोड़ा सा बिगड़ा ही रह गया, ये एक दूसरे से सेपरेट भी हो गई, पर इनका डिफॉर्मेशन इनमें बाकी है। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने इनके डिफॉर्मेशन में दी थी हाफ के एक्स स्क्वायर की, वो आपने पूरी तरह रिकवर नहीं की। और अगर इनके मटेरियल ऐसे हैं कि इनमें बस डिफॉर्मेशन ही डिफॉर्मेशन होता है, रिस्टोरिंग करने की इनमें कोई टेंडेंसी नहीं है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, एक बार इनमें कॉमन वेलोसिटी आ गई थी ना, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया था ना,
उसके बाद इनमें रिस्टोर करने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे विद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन देम। बस अगली लाइन में लिख दीजिए, बल्कि हेडिंग दे दीजिए, चलिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हेडिंग दे दीजिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, या उसे कंप्लीटली इनइलास्टिक भी बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक। कभी कभी मैं ऐसा कह रहा हूं इनइलास्टिक, और कभी कभी मैं ऐसा कह रहा हूं इनइलास्टिक, तो वो आप समझ जाइएगा, और ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, लिख दीजिए, इफ द मटेरियल ऑफ द बॉल्स इज सच दैट, if the material of the two bodies is such that they have no tendency to regain their original shape and size, they have no tendency to regain their original shape and size, then the two objects continue to move together with common velocity, and maximum deformation. There is no recovery period, कोई रिकवरी पीरियड ही नहीं है। ठीक है, बस ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। अब हमें क्लियर हो गया, परफेक्टली इलास्टिक वो है जिसमें बाद में डिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं बचा, वही इलास्टिक है, या वही परफेक्टली इलास्टिक है जिसमें बाद में काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह हमें वापस मिल गई। बीच में तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई थी, तो इन मासेस की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गई थी, पर जब ये वापस सेपरेट हुए तो इनमें डिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं बचा। तो पहले जो के थी पूरे सिस्टम की, बाद में वही के है, और कोई डिफॉर्मेशन नहीं है और कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। और ये था इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। फिर था इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में थोड़ा डिफॉर्मेशन बचा है, आप पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक को इनइलास्टिक कहते हैं। और ये परफेक्टली इनइलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक में तो इनमें रिस्टोर करने की कोई टेंडेंसी है ही नहीं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इन परफेक्टली इनइलास्टिक, इन और इलास्टिक के बीच में स्पेस नहीं है। इन परफेक्टली इनइलास्टिक, the loss in kinetic energy is maximum, क्योंकि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है ना, the potential energy is maximum, loss in kinetic energy is maximum, the potential energy is maximum. लेकिन पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, but the loss in kinetic energy is not 100%, but the loss in kinetic energy is not 100% even in perfectly inelastic collision. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100% नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100% नहीं है, क्योंकि ये 100% तब होता जब टक्कर के बाद दोनों में कोई काइनेटिक एनर्जी बचती ही नहीं, जब दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लिख दीजिए कि this would have been 100%, this will be 100% when after the collision both the bodies come to rest. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 100% होगा यदि टक्कर के बाद दोनों बॉडीज रेस्ट पे आ जाएं। अभी तो दोनों बॉडीज चल ही रही हैं, भले ही कॉमन वेलोसिटी से चल रही हैं, पर चल तो रही हैं, भले ही कॉमन वेलोसिटी से चल रही हैं, पर चल तो रही हैं। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 100% नहीं है।
ठीक है, 6.12.2 देखते हैं। कोई हेड ऑन कॉलिजन है 1D वाला, और उसमें मैं एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन वेलोसिटी निकाल रहा हूं, और उसमें मैं मान के चल रहा हूं कि वो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कॉमन वेलोसिटी के एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं। वही जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है तो वेलोसिटी कॉमन होती है, और सपोज सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो पता नहीं है कौन सा कॉलिजन है, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। अगर कॉमन वेलोसिटी की बात कर रहे हो, मतलब इलास्टिक कॉलिजन में भी हम उस इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालने को कह सकते हैं जब वेलोसिटी कॉमन है। एनीवे मेरे को तो एक ही लॉ दिमाग में आना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर चिल्ला चिल्ला के कहे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ भी लगा लूंगा, फिर भले ही दोनों की डायरेक्शंस में एंगल भी दिए। अगर कोई न्यूमेरिकल तुमको साफ बोल दे कि ये इलास्टिक कॉलिजन या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो फिर भले ही एक का एंगल ये हो और एक का एंगल ये हो, तो उनको इनकी डायरेक्शनों से कोई लेना देना नहीं। बड़ा प्यारा सवाल बनता है, बहुत शानदार सवाल बनता है। अगर वो ये कह दे कि सिर्फ कह दे इलास्टिक कॉलिजन, फिर ये डायरेक्शन देख के अपने दिमाग खराब हो जाएंगे, पर डायरेक्शनों का एनर्जी से क्या लेना देना। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखना ये टफ पड़ेगी, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखना टफ नहीं पड़ेगी, उसका सवाल तो पक्का आ सकता है। अगर वो बोलता है इलास्टिक कॉलिजन, तो भले ही इनके बीच में एंगल है, आपको तो ये बोलना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दीजिए। तो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल तो यही है, जब तक वो इलास्टिक कॉलिजन नहीं बोल रहा, तब तक मेरे दिमाग में पहला जो लॉ आएगा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो मैं हमेशा नहीं लगा पाऊंगा, पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो मैं हमेशा लगा पाऊंगा। और ये 1D कॉलिजन है, 1D कॉलिजन है, तो m1 into v1 initial plus m2 into v2 initial is equal to m1 into v1 final plus m2 into v2 final। ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए थी, पर अगर ये 1 डायमेंशनल है, 1D है, तो मैं सारे वेक्टर मेरे ऐसे ही हैं, इनके बीच में कोई एंगल तो कहीं कोई है नहीं, तो फिर मैं इसको 0 भी डालना चाह रहा हूं, इसको मैं 0 डालना चाह रहा हूं, और कॉमन वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब बाद में इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन है। तो m1 v1 initial plus 0 is equal to m1 v final plus m2 v final। तो m1 v1 initial upon m1 plus m2 is equal to v final, जिन्हें हम उसे v कॉमन भी कह देते हैं। हेडिंग है, कब सवाल कभी कहेगा आपसे कॉमन वेलोसिटी निकाल, तो बस मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगाना है। हमेशा ही हर सवाल में सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाना है, फिर दी गई कंडीशंस पुट करनी है कि टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और बाद में दोनों की वेलोसिटी के नाम सेम रखे जाएं। यदि इसे vf कह रहा हूं तो इसे भी vf कह रहा हूं, तो ये कॉमन वेलोसिटी निकालने का तरीका हो जाता है। तो ये हम 2 स्टार दे देते हैं, ऐसे ही कोई सिंपल न्यूमेरिकल आने की संभावना है। अगर ये एंगल पे होते ना, अगर ये एंगल पे होते, 1D कॉलिजन नहीं होता, तो मुझे वेक्टर सम लेना पड़ता, शायद p स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा कहना पड़ता, या उनके कंपोनेंट्स लेने पड़ते x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। अभी 1D कॉलिजन है तब तो ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन काफी आसान है, और खैर 1D कॉलिजन के ही न्यूमेरिकल हम लोगों को आएंगे, 2D कॉलिजन के न्यूमेरिकल हमें नहीं आएंगे, जहां एंगल ज्यादा दिए गए हों, जहां एंगल दिए गए हो, वो न्यूमेरिकल हम लोगों को नहीं आएंगे इस साल। अब हेडिंग है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मैं वही अब
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसमें भी वही कंडीशन है कि वी टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जो लॉस इन के है वो है के इनिशियल ऑफ द सिस्टम माइनस के फाइनल ऑफ द सिस्टम। परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बाद में तो ये कॉमन वेलोसिटी से चल ही रहे हैं। अच्छा, सिस्टम का मतलब दोनों बॉडीज। तो एक बॉडी में इनिशियल एनर्जी है पहले हाफ m1 v1 i का स्क्वायर और दूसरे में है 0, और बाद में काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 प्लस m2 इंटू v फाइनल का स्क्वायर। जहां v फाइनल को अभी मैंने देखा कि m1, ऐसा मैं इसको v फाइनल को लिखूंगा। पूरे सिस्टम में पहले ये एनर्जी थी और पूरे सिस्टम में बाद में ये एनर्जी है, और v फाइनल की जगह मैं ये लिख लूंगा क्योंकि बाद में दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रही हैं। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v, एक ही में वेलोसिटी थी पहले, v1 की इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये लॉस इन के परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जब दोनों बाद में कॉमन वेलोसिटी से चलती हैं, और अगर इनिशियली एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी टारगेट की, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आता है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं हाफ m1 v1 इनिशियल स्क्वायर इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैं बाहर अलग निकाल के ले गया इसमें से हाफ m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये जो टर्म है ना, ये सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, पूरे सिस्टम की। ये पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो अब मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूं, ये वाला टर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल। इस पूरे को उठा के मैं नीचे ले आता हूं, ये हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या चीज है, इनिशियली, पहले दूसरे वाले में तो एनर्जी है ही नहीं। मैं किसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम की। मैं कभी भी किसी एक की एनर्जी की बात नहीं करूंगा। बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 इसको सिस्टम कहते हैं। तो बॉडी 2 में तो कोई एनर्जी पहले थी नहीं, तो लॉस इन के अपॉन ये क्या है, अपॉन इनिशियल के ऑफ द सिस्टम, इनिशियल के ऑफ द सिस्टम, दिस इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे काम की चीज है। डेरिवेशन आप दोबारा भले ही ना देखें, एक बार भी आप डेरिवेशन ना देखें, एक तो जो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था उस पे हमने शायद 3 स्टार लगाए होंगे। कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला जो था m1 v1 i अपॉन m1 प्लस m2, एक तो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल, उस पर आप स्टार लगाइए, दिमाग में बैठाइए। और एक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ने पूरे सिस्टम की पहले माइनस पूरे सिस्टम की बाद में, और सिस्टम मतलब पहली बॉडी प्लस दूसरी बॉडी दोनों मिला के सिस्टम होते हैं। पर हम एक स्पेशल केस में ही शायद हमेशा बात करेंगे जब टारगेट पहले से रेस्ट पे था। तो फ्रैक्शनल लॉस इन के, फ्रैक्शनल लॉस इन के, ये 5 स्टार वाला केस है। या परसेंटेज लॉस इन के, मतलब एक तो मैं बात कर रहा हूं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की,
दूसरे में तब की बात कर रहा हूं जब टारगेट रेस्ट पर है। जो परसेंटेज लॉस इन के ही है वो ऐसा हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉन में तो हमेशा खैर मासेस का सम आता ही है पूरी फिजिक्स में, अपॉन में तो मासेस का सम आता ही है, ऊपर कौन सा वाला मास है वो ध्यान रखिएगा। जिससे टकराया है, जिससे टक्कर हुई है, जिसमें 2 आ रहा है, सारी कहानी उसके हिसाब से होनी है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना बनती है। परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला है m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 100। m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 100। ऊपर 2 आता है, उस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिए। न्यूमरेटर में क्या आता है? डिनोमिनेटर में तो हमेशा m1 प्लस m2 ही आता है, डिनोमिनेटर में तो हमेशा पूरे सिस्टम का टोटल मास आता है, ऊपर टारगेट का मास है। लॉस जो है ना वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि तुम टकराए किससे हो, बच्चे से टकराए हो कि सांड से टकराए हो। भारी चीज से टकराओगे तो तुम्हें लॉस ज्यादा होगा। तुम टकराना संभल के टकराना, किससे टकरा रहे हो? बड़े वाले से टकरा गए तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो टारगेट पे सब डिपेंड करता है। ऊपर टारगेट का मास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आपको ध्यान देना है। फिर हेडिंग दे दीजिए इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक से मेरा हमेशा मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन इन वन डे। ये भी वही तब की बात है जब टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक इक्वेशन तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से लगाऊंगा, m1 और v1 की इनिशियल वेलोसिटी 1d में है ना, ये वाला टर्म तो 0 है, इज इक्वल टू m1 और v1 की फाइनल वेलोसिटी प्लस m2 और v2 की फाइनल वेलोसिटी। मोमेंटम कंजर्वेशन से एक ही आएगा, कॉमन वेलोसिटी नहीं ना है, कॉमन वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा मैं। और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 फाइनल का स्क्वायर। जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम में वो बस पहले वाले में ही है, दूसरे वाले में तो मोमेंटम है नहीं, पर हाँ बाद में दोनों में मोमेंटम है। ऐसे ही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बस पहले वाले में है, दूसरे वाले में तो है नहीं, पर हाँ बाद में दोनों में थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी आ गई। इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिलेगा v2 फाइनल इज इक्वल टू v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल। ये थोड़ा यूजफुल लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपकी टेंडेंसी रहती है आप ये इक्वेशन बनाते हो और ये इक्वेशन बनाते हो और दोनों को सॉल्व करते हो। पर अगर इसके बजाय ये इक्वेशन आप अगर दिमाग में बैठा ले, इसको मैं याद करा देता हूं अभी ढंग से, तो काम आसान हो जाएगा। ऐसा लिख दीजिए इन न्यूमेरिकल्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन न्यूमेरिकल्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, in numericals of elastic collision, forming equation of law of conservation of kinetic energy, forming equation of law of conservation of kinetic energy is time consuming। ये सब सही तो है पर ये टाइम कंज्यूमिंग। Therefore, in numericals of elastic collision, following two equations should be formed and solved. In numericals of elastic collision, following two equations should be formed and solved. मैं इस इक्वेशन का आपको जनरल रूप सिखा दे रहा हूं जो आपको याद करने में आसान होगा।
एक इक्वेशन तो अभी भी वही है, मतलब अब मैं जनरल केस कह रहा हूं, जब ये जीरो नहीं भी है तो भी मैं जनरल केस कह रहा हूं। सपोज किसी न्यूमेरिकल में उसने M2 और V2 इनिशियल भी दे दिया है, हाँ 1D कॉलिजन है, 1D कॉलिजन है, वो जो टारगेट की वेलोसिटी है ना वो जीरो नहीं है। दूसरी इक्वेशन ये कहलाती है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। इससे आपको वो इक्वेशन लिखने में हेल्प मिल जाएगी। केई कंजर्वेशन की इक्वेशन सही तो है पर वो लेंदी होती है, तो ये जो इक्वेशन है ये आपको बहुत मदद करेगी। पहले पहले ये तेज चल रहा है, ये तेज चल रहा है और ये धीरे चल रहा है, V2 इनिशियल, और बाद में 2 तेज चल रहा है और 1 धीरे चल रहा है। बस टक्कर के पहले ये तेज चल रहा है और ये धीरे चल रहा है, तो पहले पास आने की वेलोसिटी इनकी ये है और बाद में दूर जाने की वेलोसिटी ये है, बाद में ये तेज चल रहा है। तो हर बार बड़ा माइनस छोटा करना है आपको, पहले ये बड़ा है ये छोटा है, दूसरे वाले की इनिशियल छोटी है तभी तो टक्कर हुई, और बाद में टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अब दोबारा टक्कर नहीं होगी। अच्छा ये 1D के लिए नहीं है, एक्चुअली तो हमेशा ही सही है, ये वेक्टर फॉर्म में अगर आप ले लें तो ये हमेशा ही सही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इट इज वैलिड, इट्स अ जनरल केस, इट इज वैलिड इवन व्हेन द मासेस आर डिफरेंट। बस इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए, लिख दीजिए इट इज वैलिड इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में वैलिड है, एंड ऑल्सो वैलिड व्हेन द मासेस आर डिफरेंट। अगर मासेस डिफरेंट हो तो भी ये वैलिड है। इलास्टिक कॉलिजन के न्यूमेरिकल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की लिखिए और एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की लिखिए, चलेगा, काफी है पर बहुत लेंदी होगा। बेटर ये है अगर आप करें उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो एक मोमेंटम कंजर्वेशन की ले लें और एक ये ले लें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पहले प्रोजेक्टाइल तेज चल रहा है और बाद में टारगेट तेज चल रहा है, और मैं हर बार बड़ा माइनस छोटा कर रहा हूं, और कोई मास का टर्म आ ही नहीं रहा, और कोई मास का टर्म आ ही नहीं रहा। और इन्हीं की बदौलत, इसी से मुझे एक्चुअली न्यूमेरिकल में पूछते क्या है, वो न्यूमेरिकल में अल्टीमेटली पूछते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज, ये हेडिंग दे दीजिए, देखिए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन। तो करना तो यही है यार, एक इक्वेशन तो आप ये बनाइए, m1 v1 इनिशियल प्लस m2 v2 इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल। और दूसरी इक्वेशन ये बनाइए कि v2 v1 इनिशियल माइनस v2 इनिशियल इज इक्वल टू v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल, एंड सॉल्व देम। अल्टीमेटली मेरा मकसद तो यही है कि मैं v2 v1 फाइनल बता पाऊं और मैं v2 फाइनल बता पाऊं। तो मैं इसके लिए आपको एक नॉन एनसीईआरटी फॉर्मूले दे रहा हूं जो कि बड़े पावरफुल है, बड़े पावरफुल है। तरीका तो यही है कि अगर आप कोई फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो आप इनसे डिराइव करिए, एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के और एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से इक्वेट करके। v1 फाइनल, दोनों इनिशियल एक तरफ और दोनों फाइनल एक तरफ।
पर इसका बड़ा सुंदर तरीका है मालूम क्या, 2 इंटू वी कॉमन माइनस ये V1 इनिशियल, और ये है 2 इंटू वी कॉमन, तुम 2 की फाइनल की बात कर रहे हो ना, माइनस V2 इनिशियल। ये बिल्कुल गॉड फॉर्मूला हो गया। आपकी जितनी मर्जी आए आप स्टार दे दीजिए तो भी कम है। अगर आपको फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में जनरल कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले डिस्कशन ई तो हमें करने ही नहीं, वरना वो सवाल भी जादुई उनका फॉर्मूला आपके सामने आ जाता, मैजिकल। जिन सवालों में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया वो गाइड में से आपको करना ही नहीं है, ई पढ़ना ही नहीं है ही नहीं हमारे सिलेबस में। या तो मेरे को परफेक्टली इलास्टिक करने हैं या परफेक्टली इनइलास्टिक करने हैं। इनइलास्टिक वाले न्यूमेरिकल मेरे सिलेबस में है ही नहीं। तो पहले की फाइनल चाहिए तो पहले की इनिशियल पता होनी चाहिए, और दूसरे की फाइनल चाहिए तो दूसरे की इनिशियल पता होनी चाहिए। और ये v कॉमन क्या है, ये v कॉमन है यानी वही v फाइनल, यानी m1 v1 इनिशियल प्लस m2 v2 इनिशियल अपॉन m1 प्लस m2, ये कॉमन वेलोसिटी है। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये आएगा। इसकी बहुत थोड़ा ध्यान दे लीजिए, अच्छा फायदे में रहेंगे आप कहीं ना कहीं। इन पे ध्यान दे लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आपको इलास्टिक कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। इलास्टिक कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। कॉमन का डबल माइनस खुद की पुरानी माइनस कर दो, कॉमन का डबल माइनस खुद की पुरानी माइनस कर दोगे तो खुद की फाइनल आ जाएगी। कॉमन का डबल माइनस खुद की इनिशियल को माइनस कर दोगे तो खुद की फाइनल आ जाएगी। इसको हम अब एक स्पेशल रिजल्ट इसका ऑब्टेन करना चाहते हैं, और हो सकेगा तो उसे याद भी करना चाहेंगे। एक स्पेशल केस इसका देख लेते हैं। वही है, हमेशा एक ही बात करता है कि टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब वो 1 की इनिशियल वेलोसिटी और 2 की 1 की फाइनल वेलोसिटी, 1 की फाइनल वेलोसिटी और 2 की फाइनल वेलोसिटी 4 है। 1 की फाइनल वेलोसिटी क्या है और 2 की फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले तो जरा मैं v कॉमन निकाल लूं। v कॉमन है m1 v1 i प्लस m2 v2 i अपॉन m1 प्लस m2। ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया है, तो v कॉमन है m1 v1 i अपॉन m1 प्लस m2। तो बस इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2 m1 v1 i अपॉन m1 प्लस m2 माइनस इसकी इनिशियल। पहले मैंने कॉमन वेलोसिटी निकाली, जो फाइनल वेलोसिटी बोली थी। अब vi कॉमन ले लेता हूं मैं, v1 की इनिशियल वेलोसिटी कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा 2m1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो v1 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 की इनिशियल वेलोसिटी। ये कब है, जब v2 की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो डिराइव करिए। 2 इंटू वी कॉमन माइनस इसी की इनिशियल, कॉमन को डबल करो और इसी की इनिशियल को माइनस कर दो, जो आपको अच्छा लगे। शायद जनरल फायदा तो इसी में ही है,
पर स्पीड बढ़ाना चाहते हो और याद करने की क्षमता है तो ये याद कर, क्योंकि सवाल तो बड़े ही पता है, इनमें प्रिडिक्टेबल सवाल हैं इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे बहुत प्रिडिक्टेबल है। ये एक इंपॉर्टेंट केस बनता है, आप कई बार इससे डिराइव करो और धीरे धीरे से याद करने की ही कोशिश करो। ये तो पक्का है ना कि बाद में प्रोजेक्टाइल धीमा पड़ जाता है तो ऊपर माइनस साइन आना ही चाहिए ना, ये आंसर छोटा आना है ना। जिसने आगे टक्कर मारी थी, टक्कर के बाद तो वो लस्त पस्त हो जाता है, टक्कर के बाद तो टारगेट को फायदा होता है, प्रोजेक्टाइल तो धीमा पड़ जाता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी का आंसर छोटा आना चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। सिंस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल शुड बी लेस, since the final velocity of projectile should be lesser, therefore a term of minus in the numerator is being obtained। न्यूमरेटर में माइनस का टर्म इसलिए ऑब्टेन हो रहा है। ऐसे ही मैं V2 फाइनल निकालने की देखता हूं, यह है 2V कॉमन माइनस इसी की इनिशियल, तो 2V कॉमन, V कॉमन हो गया M1 V1 इनिशियल प्लस M2 V2 इनिशियल में लिखने वाला था, और ये तो है नहीं, माइनस V2 इनिशियल। अब और V2 इनिशियल तो सवाल ने जीरो दिया ना इस केस में, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो बस आ जाएगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 इनिशियल। इस केस में V2 इनिशियल तो जीरो दिया गया है, तो ये तो शायद याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो जल्दी निकल आएगा। और ये आंसर बड़ा आता है इसलिए न्यूमरेटर में डबल आ गया। पहले तो दोनों मासेस का माइनस हो रहा था, अब एक तो माइनस नहीं हो रहा, ऊपर से डबल आ गया। डिनोमिनेटर तो हमेशा M1 प्लस M2 रहेगा, लिख दीजिए V2 हैज टू बी लार्जर, V2 फाइनल हैज टू बी बिगर। टारगेट की फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 इन द न्यूमरेटर। एक तो तुम किसी से माइनस नहीं कर रहे, ऊपर से उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। खासतौर से वो M1 माइनस M2 अपन M1 प्लस M2 वाला जो रिजल्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए कि collisions between subatomic particles and atoms मतलब न्यूट्रॉन हो या हीलियम हो या ड्यूटेरियम हो, इनके बीच में जो कॉलिजन होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक। इनमें कोई लैटिस डिफॉर्मेशन नहीं होता, कोई हीट पैदा नहीं होती, तो इन कॉलिजन्स को हम इलास्टिक मानते हैं। And so the above results will be used when dealing with neutrons, protons, deuterium, etc. वैसे तो वो बताएगा, ना बताए तो ये कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन ही होते हैं, इनमें कोई हीट पैदा नहीं हो पाती, लेटिस डिफॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए ये इलास्टिक कॉलिजन के फॉर्मूले लगेंगे। इनमें जो फॉर्मूले हमने पढ़े ना, M1 माइनस M2 अपन M1 प्लस M2 इंटू V1 इनिशियल, या 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 इनिशियल, 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 इनिशियल, यही वाले फॉर्मूले लगेंगे। फिर से दोबारा लिखिए स्पेशल केसेस। नंबर 1, पहला केस, इफ मतलब स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन, ये लिखना है। केस 1, if the two masses are equal, अगर दो मासेस इक्वल है तो इसका कंक्लूजन लिख दीजिए, ये भी 4 स्टार देने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलास्टिक कॉलिजन है और मासेस इक्वल है, then velocities get exchanged even in direction, and this result is valid even when V2I is not 0। अगर इलास्टिक कॉलिजन है, बस मासेस इक्वल है, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। यदि ये A है और ये B है और इसकी वेलोसिटी 5 है और इसकी 7 है, तो टक्कर के बाद
टक्कर के बाद ए में 7 आ जाएगी और बी में पूरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूरा इसको मिल जाएगा। मासेस इक्वल होने चाहिए बस। अगर मासेस इक्वल हैं तो ये पूरा इसको मिल जाएगा और ये पूरा इसको मिल जाएगा टक्कर के बाद। इसको हम प्रूव नहीं कर रहे हैं पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में आपको ये देखना है कि उसने पहले ए की वेलोसिटी दी थी और फिर बी की दी थी और बाद में किस किस की मांगी, ए और बी की या बी और ए की। 2016 जिसे हम टफेस्ट नीट मानते हैं उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मासेस इक्वल हैं, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रही थी पर दी और ए और बी की थी और मांग ली बी और ए की थी। वहां गलती हो गई लोग। जिसे हम आज तक का टफेस्ट नीट मानते हैं उसी के 2 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा से ही आ रहे हैं, हमेशा से ही आ रहे हैं। अगर सेकंड टारगेट रेस्ट पे नहीं भी है पहले से तो भी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगे। और अगर टारगेट रेस्ट पे है तो ये 10 से आएगा अगर मासेस इक्वल है, और टारगेट रेस्ट पे है और इसने 10 से आया और टक्कर मारी तो जो टारगेट है वो 10 से चला जाएगा और ये रुक जाएगा। उसकी 0 पहली थी तो अब इसकी 0 हो जाएगी। सेकंड केस 2 लिख दीजिए। केस 2, इफ वन मास डोमिनेट्स, कोई एक मास काफी ज्यादा है, कोई एक मास काफी ज्यादा है, m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1 मान लीजिए। टारगेट मान लीजिए बहुत भारी है, या टारगेट भारी है या प्रोजेक्टाइल भारी है। तो अप्रोक्सीमेट बातें कर रहा हूं मैं कि द हैवियर मास विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। द हैवियर मास, भारी को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हल्का सा साइकिल वाला जाके ट्रक से भिड़ जाए क्योंकि ट्रक वाले ने उसे कट मारा था तो ट्रक को कद्दू फर्क पड़ेगा, ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैवियर मास विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड एंड द लाइटर मास रिवर्सेस इट्स वेलोसिटी। लाइटर मास अपनी वेलोसिटी रिवर्स कर लेता है, मैग्नीट्यूड में भी मतलब डायरेक्शन में भी। लाइटर मास की वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना हो ना तो उसी फॉर्मूले का सहारा लीजिएगा। लिख दीजिए these are approximate results and the exact results can be calculated as below. वो तो फिर से वही है कि V1 इनिशियल माइनस V2 इनिशियल इज इक्वल टू V2 फाइनल माइनस V2 इनिशियल। टक्कर के पहले इनके पास आने की वेलोसिटी और टक्कर के बाद इनके दूर जाने की वेलोसिटी ये, और इसमें जो भी भारी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल और फाइनल सेम ले लेना। जो भी भारी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल और फाइनल सेम ले लेना। फिर ये एनसीईआरटी में पूरा दिया ही नहीं है, कंप्लीट फॉर्मूला दिया ही नहीं है, इसलिए हम चाहें तो इसकी चिंता न करें, छोड़ दें। अगर एक भारी की भी वेलोसिटी दी है और हल्के भी की वेलोसिटी दी है तो हल्के ने भारी को मारा या भारी ने हल्के को मारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो भारी है उसकी वेलोसिटी तुम सेम डाल देना, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। भारी वाले की वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है ना डायरेक्शन बदलती है। इससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यद्यपि ये एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए आप इसे डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। फिर हेडिंग दे दीजिए फ्रैक्शन ऑफ द के लॉस्ट बाय द टारगेट। फ्रैक्शन ऑफ द के लॉस्ट बाय द टारगेट in elastic collision. Fraction of K lost by target. ज्यादातर इलास्टिक कॉलिजन को ही हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसका मतलब यह है कि जब इसने नहीं लॉस्ट बाय टारगेट नहीं, लॉस्ट बाय प्रोजेक्टाइल ने आगे टक्कर मारी है ना, मैं तो केस ही वो ले रहा हूं जो टारगेट रेस्ट पे है। टारगेट रेस्ट पे है, V2 इनिशियल 0 है। तो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल कोई भी अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो लॉस्ट वर्ड थोड़ा सा गलत है।
पूरे सिस्टम ने लूज नहीं किया है, पूरे सिस्टम ने जितनी एक की एनर्जी लूज हुई है उतनी दूसरे को मिल गई है। हाँ, प्रोजेक्टाइल ने तो लूज की है क्योंकि प्रोजेक्टाइल धीमा पड़ गया है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले तो आप ये लिख दीजिए कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इज 0। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इज 0। हाँ, प्रोजेक्टाइल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाय द प्रोजेक्टाइल इज फाइनाइट। Loss in kinetic energy by the projectile is finite. It is actually equal to the kinetic energy transmitted to the target. It is actually equal to the kinetic energy transmitted to the target. तो इसी की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, बॉडी 1 की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर, और इसी की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m1 v1 फाइनल स्क्वायर। ये इसी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इसी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं जिस फ्रैक्शन को निकालने की बात कर रहा हूं F1, वो है K1 फाइनल अपॉन K1 इनिशियल। तो वो हो जाएगा M1, ये सब कैंसिल हो जाएगा, V1 फाइनल अपॉन V1 इनिशियल का स्क्वायर, तो आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर। ये भी 5 स्टार वाला फॉर्मूला है। ये F1 है, ये वो फ्रैक्शन है जो प्रोजेक्टाइल ने लूज कर दिया। उसमें जो एनर्जी पहले थी वो इतनी थी और अब बाद में इतनी है। मैं पहले ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूं, इसलिए यहाँ भी m1 लिखा है, यहाँ भी m1 लिखा है। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर ले लिया या उसी की फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर ले लिया 1 की। 2 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि 2 तो खैर पहले से रेस्ट पे है। ये प्रोजेक्टाइल की पहले एनर्जी है, प्रोजेक्टाइल की बाद में एनर्जी है, तो अब उसमें कितनी बची है वो मैं देख ले रहा हूँ। और v1 फाइनल और v1 इनिशियल में तो रिजल्ट फॉर्मूला आया था, ये अब आपको याद ही करना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हेडिंग दे दीजिए फ्रैक्शन ऑफ द केई, फ्रैक्शन ऑफ द केई नहीं सॉरी, ये वो फ्रैक्शन ऑफ द केई है जो उसी में अभी बाकी है। ये तो ये लॉस बाय प्रोजेक्टाइल नहीं है, सॉरी, ये फ्रैक्शन ऑफ द केई लेफ्ट रिटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल कर लेता हूं मैं सर। प्रोजेक्टाइल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और प्रोजेक्टाइल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो फ्रैक्शन जितना उसने रिटेन किया, जितना उसमें उसी में बाकी है, फ्रैक्शन जितना उसी में बाकी है जो उसने रिटेन किया, फ्रैक्शन जो उसी में बाकी है। और अब देख रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ द के, अब देख रहे हैं ट्रांसमिटेड टू टारगेट। अब जरूर F2 में निकालूंगा, वो 1 माइनस F1 होगा, वो 1 माइनस M1 माइनस M2। भाई परसेंट में बोले तो 100%, या फ्रैक्शन में बोले तो 1, और ये आ जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो ये F2 जो आ रहा है ये 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ये वो फ्रैक्शन है जो टारगेट को दे दिया गया। पहले हमने वो फ्रैक्शन निकाला था जो खुद ही में बच गया था, और अब वो फ्रैक्शन निकाला है जो टारगेट में चला गया है। तो या तो इनके डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे या इनके रिजल्ट अच्छे से रटने पड़ेंगे। यही गिने चुने कुछ फॉर्मूले हैं।
इन रिजल्ट्स को यूज करके, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके एग्जाम्पल 6.12 की बात की गई है। एग्जाम्पल 6.12 न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन by colliding them with D2, जिसे कि हम मॉडरेटर कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं। So mass of deuterium is 2 into mass of neutron. हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना 2H1 वाला, दिस इज 2 into mass of neutron। तो एक प्रकार से M2 is 2M1। तो जो मेरा F1 आता था M1 minus M2 upon M1 plus M2 का होल स्क्वायर, वो आएगा 2 minus 1 upon 2 plus 1 यानी 1 upon 3 का स्क्वायर। तो जो फ्रैक्शन उसी में रह गया वो 1/9 है, और जो फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो गया वो 1 minus 1/9 है, वो 8/9 है। इसके आने की काफी संभावना है, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन का ड्यूटेरियम ऑक्साइड से बम्बार्डमेंट कराया, तो ड्यूटेरियम से जब उसकी टक्कर हो रही है ना, तो जो फ्रैक्शन उसमें खुद में बच गया वो 1/9 बच गया, तो ज्यादा एनर्जी नहीं बची ना उसमें, काफी लूज कर दी ना उसने। तो काफी लूज कर दी तो न्यूट्रॉन स्लो हो गया ना, ड्यूटेरियम में ज्यादा चला गया। तो जब इसका हल्के पार्टिकल से टक्कर कराते हैं, बहुत ज्यादा भारी पार्टिकल होगा तो उसी एनर्जी से लौट आएगा। अगर आपको इसे स्लो कराना है तो आप इसे ड्यूटेरियम से टकराइए, या इवन कार्बन तक की भी चल जाएगा। ग्रेफाइट कार्बन से जैसे टकराते हैं ना, तो भी ये फ्रैक्शन इतना तो नहीं होता, थोड़ी ज्यादा एनर्जी बच जाती है उसमें, ये तो काफी कम हो गई। बट आप यही आप लिख दीजिए, a neutron can lose most of its kinetic energy, a neutron can lose most of its kinetic energy। देखो इसमें kinetic energy 1/9 थी, बची बस। a neutron can lose most of its kinetic energy when a light nuclei like deuterium or even carbon is made to strike the incoming neutron. Light nuclei like deuterium or even carbon is made to strike the incoming neutrons. M1 minus M2 बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिख दीजिए for F1 to be small, M1 minus M2 should be small। F1 के कम होने के लिए M1 minus M2 कम होना चाहिए। अगर एक बहुत हल्का है और एक बहुत भारी है, अगर एक बहुत हल्का है और एक बहुत भारी है, तब तो हल्का वाला उसी एनर्जी से करीब करीब टकरा के वापस लौट आएगा ना, तो उसकी एनर्जी कम कहाँ हुई। अगर आप चाहते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी काफी ज्यादा हो, तो दोनों के मासेस लगभग बराबर होने चाहिए। वो कार्बन का भी चल जाएगा, एक न्यूट्रॉन अगर कार्बन से भी टकराएगा तो भी आप अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो डिसेंट फिगर्स आएंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि जिसने आके टक्कर मारी है उसमें एनर्जी काफी कम बचे। तो अगर एक हल्का है और एक भारी है, तो हल्का वाला तो उसी एनर्जी से लौट आएगा, उसी वेलोसिटी से और उसी एनर्जी से लौट आएगा। तो उसको देके क्या आया, मोमेंटम देके आया होगा पर एनर्जी देके नहीं आया। तो न्यूट्रॉन जिससे टकराए वो हल्के हो, ड्यूटेरियम हो या हद से हद कार्बन हो। तो उम्मीद क्वेश्चन केवल एक ही है कि हाइड्रोजन को ये न्यूट्रॉन को टकराएंगे ये ड्यूटेरियम से और कहेंगे फ्रैक्शन रिटेन्ड कितना है।
तो m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये फ्रैक्शन रिटेन्ड है और जो बचा हुआ है वो टारगेट को दे दिया। और हम चाहते हैं कि स्लो हो जाए तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कम बचनी चाहिए। और बस फिर इसमें एक आखिरी बात बचती है 6.12.3 collision in 2 dimensions। और यहां मैं फिर फिगर 6.10 की बात करूंगा जो उसने चैप्टर के शुरुआत में ही कर ली थी। ये m1 है, ये m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 इनिशियल और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पर मे भी टक्कर के बाद ये यहां जा रहे हैं। ये m1 है, ये m2 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। तो ये 2 डायमेंशन है ना, प्लेन में जा रहा है ना। बिलियर्ड्स बॉल, कैरम बॉल तो ऐसी जाती है, कैरम में जब गोटी टकराती है तो ऐसी जाती है। एक ही इस एंगल पे हम मारते हैं, थोड़ा हेड ऑन नहीं होता, एज पे मारते हैं और क्वीन कवर दोनों एक साथ चले जाते हैं। वो प्लेन में जब जा रही हैं दोनों गोटे तो वो 2D वाला केस है। अब 2D है तो मेरे को x एक्सिस और y एक्सिस जरूर डिफाइन करना ही चाहिए। तो इसके न्यूमेरिकल्स तो पेपर में आने का खैर कोई चांस तो है ही नहीं। इसके तो नीट 2021 में तो आने का कोई चांस नहीं है। इसके तो खैर वैसे भी शायद कभी नहीं आया आज तक। इसकी अगर आपको इक्वेशंस बनानी है तो लिखिए फॉलोइंग इक्वेशन शुड बी फॉर्म्ड एंड सॉल्व्ड। फॉलोइंग इक्वेशन शुड बी फॉर्म्ड एंड सॉल्व्ड। अच्छा, ये इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, या तो वो पर्याप्त डेटा दे दें। खैर इसके न्यूमेरिकल्स आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। तो लिख दीजिए नंबर 1, अप्लाई मोमेंटम। नंबर 1, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन। अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन। नंबर 2, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन। मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन, ये दोनों टफ पड़ेंगे आपको। और थर्ड है इस समय जो गॉड हो सकता है, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है जहां सारी डेटा जानकारियां उसने दे दी हो, सिर्फ कोई एक अननोन हो, सिर्फ एक अननोन हो। अगर उसने बोल दिया इलास्टिक कोलिजन, तो सबसे पहले तुम्हें यह ध्यान आना चाहिए कि मेरे को काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ऐसा फिर से 5 स्टार लगे लिख दीजिए। कि in elastic collision we should first apply kinetic energy conservation equation। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, और वो 2 डायरेक्शनों में नहीं होती है, वो स्केलर है। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं लेते। ब्रैकेट में लिख दीजिए नो कंपोनेंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर टेकन। काइनेटिक एनर्जी का कोई कंपोनेंट नहीं लेते, मोमेंटम का कंपोनेंट लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट नहीं लेते, मोमेंटम का कंपोनेंट लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अगर 2D का सवाल आ जाए तो पक्का है कि वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाएगा। 2015 का एक टफ पेपर था, उसमें एक टफ क्वेश्चन आया था। पर अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख दो तो एक ही स्टेप में सवाल सॉल्व हो रहा है। डायग्राम में तो दिख रहा है कि एक यहां जा रहा है और एक यहां जा रहा है परपेंडिकुलर, तो दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। पर एक वर्ड हमने उसमें पकड़ लिया इलास्टिक, तो बस सवाल एक ही इक्वेशन में सॉल्व हो गया। पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाद में इनकी काइनेटिक एनर्जीज, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को आपको रिजॉल्व नहीं करना पड़ता, वो वेक्टर नहीं है। अगर 2D का सवाल आता है तो डेफिनेटली वो इलास्टिक कोलिजन का आएगा, और वो डेफिनेटली बनेगा केवल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से ट्राई करने की कोशिश करना। कभी कभी वो बोलता है कि ये एक बॉल थी
और ये कई बॉलों से आके टकराई है, ये एक बॉल थी ऐसे और इसने इसको आके टक्कर मारी। अब फाइनली क्या होगा, कितनी बॉल यहां से निकलेंगी? तो आपको यही देखना है कि किस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। ऐसा कुछ डायग्राम बना के लिख दीजिए कि व्हेन वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी बॉल्स विल मूव फ्रॉम राइट, एक बॉल ने पीछे से आके 3-4 बॉलों को टक्कर मारी है, so that answer will be correct, that answer will be correct in which KE is conserved। तुम पहले KE कंजर्वेशन के देखो, अगर KE कंजर्वेशन की कोई एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो बस वही आंसर है। मोमेंटम कंजर्वेशन तो 2-3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर देंगे। एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज है, करेंगे ही हम जल्दी उसको। KE इलास्टिक कोलिजन का भगवान है KE कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का तो कोई धर्म ही नहीं, हर कहीं लग जाता है, वो कहीं भी चिपक जाती है मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, पर KE कंजर्वेशन सिर्फ एक जगह चिपकता है, इलास्टिक। फिर एक लास्ट हम एग्जांपल 6.13 कर रहे हैं। बिलियर्ड्स बॉल है, जो पहली बॉल है उसको ये Q कह रहा है और जो दूसरी बॉल है उसको टारगेट कह रहा है। सॉल्व एग्जांपल 6.13, पहली बॉल है Q, दूसरी बॉल है टारगेट। कहता वी हैव टू सिंक द बॉल इन अ कॉर्नर पॉकेट, ऐसी कुछ भाषा यूज कर रहा है, बॉल को सिंक कराना है किसी एक कॉर्नर की पॉकेट में। θ2 उसने 37 डिग्री दिया हुआ है, θ2 यानी ये वाला, मैं इसको θ1 बोलता था, जहां m1 जाता था, ये θ2 है, ये 37 डिग्री उसने दे दिया है। इलास्टिक कोलिजन है, ये साफ साफ बोला है, इलास्टिक कोलिजन है, आपको θ1 निकालना है। इलास्टिक कोलिजन है, ये साफ साफ बोला है, ये हाँ ये एक स्पेशल केस है और ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा बस वो इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कोलिजन बोला है, और इसमें और टारगेट और Q दोनों के मासेस तो बराबर ही हैं, लिख दीजिए सॉल्यूशन में कि m1 is equal to m2, m1 is equal to m2। तो चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, मैं सबसे पहले तो लगाऊंगा नंबर 1 KE कंजर्वेशन। केस ऐसा बन रहा है कि ये एक Q वाली बॉल थी m1 की और ये m2 थी, मैंने इसको ऐसा किसी हल्के से एंगल पे मारा और फाइनली ऐसे जा रही है, m1 इधर जा रही है और m2 इधर जा रही है, ये θ1 है और ये θ2 है। ये C1 C2 के अलाउंग टक्कर नहीं हुई है, ये ग्लांसिंग टक्कर मारी है, एक एंगल पे टक्कर मारी है ताकि ये इधर निकल जाए और ये इधर निकल जाए। एकदम सेंटर टू सेंटर मारता तो आगे ही जाती सीधी, एकदम सेंटर पे मारता ना तो दोनों सीधी जाती। अभी पहली इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की, तो वो है हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, इज इक्वल टू हाफ, फिर m1 v1 फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 फाइनल स्क्वायर, और मासेस हैं बराबर तो हाफ और m पूरा ही कट जाएगा, तो v1 इनिशियल स्क्वायर is equal to v1 फाइनल स्क्वायर प्लस v2 फाइनल स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना भाई साहब, वो इतनी सी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। इन तीन में से वो दो बातें आपको दे देंगे, एक बात आपको निकालनी रहेगी, एंगलों से कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कोलिजन है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 1D है कि 2D है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन इस समय भगवान है, वो भी सॉरी KE कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, KE कंजर्वेशन। तो फिलहाल तो चलो मान लीजिए इससे मेरा काम नहीं बन रहा, क्योंकि मुझे तो एंगल निकालना है,
तो फिर अगर एंगल निकालना है तो रिजॉल्व तो करना ही पड़ेगा चीजों को। लिख दीजिए, since angle is to be calculated we will have to apply momentum conservation as well। अगर एंगल निकालना है तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी निकालना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एंगल निकालना है तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना ही पड़ेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में तो यार मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि अब या तो मैं इनको x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अलग लिखूं और y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अलग लिखूं, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं एक सीधे काम कर देता हूं, एक ही बात में मेरा काम हो जाएगा। p इनिशियल स्क्वायर, इस वाले में तो कोई मोमेंटम है नहीं, है ना, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, चलो p1 इनिशियल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p1 फाइनल का स्क्वायर प्लस p2 फाइनल का स्क्वायर प्लस 2p1 फाइनल इंटू p2 फाइनल इंटू cos टोटल एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का टोटल एंगल cos θ1 प्लस cos θ2, मतलब सॉरी क्या बोलते हो, पहले मेरे पास खाली यही है, इसमें तो मोमेंटम है नहीं। अगर एक ही इक्वेशन बनानी हो तो ऐसा कुछ ट्राई किया जा सकता है, पहले तो खाली इसमें मोमेंटम है, बाद में इसमें मोमेंटम है और इसमें मोमेंटम है और दोनों में वेक्टरों इन दोनों के बीच में ये एंगल है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जो मेरी एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन आई थी ना, v1 इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू v1 फाइनल स्क्वायर प्लस v2 फाइनल स्क्वायर, इसमें v स्क्वायर की जगह में m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, m स्क्वायर v1 इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू, मास तो दोनों के सेम है ना, m स्क्वायर v1 फाइनल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v2 फाइनल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p1 इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू p1 फाइनल स्क्वायर प्लस p2 फाइनल स्क्वायर, m इंटू v को मैं मोमेंटम कहता हूं ना, mv को मैं मोमेंटम कहता हूं, तो ये एक्चुअली पूरा टर्म कैंसिल हो जाएंगे। हमें इस डेरिवेशन को दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके आधार पे शायद कोई अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइनली जब आप इसको यहाँ पुट कर दोगे तो आपको ये मिलेगा कि cos θ1 प्लस θ2 0 है, तो cos 0 मतलब ये cos 90 है, cos का ग्राफ ये चलता है, cos 90 0 होता है, इसका मतलब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है, बस यही ध्यान रखना है आपको, π/2 रेडियन, यही ध्यान रखना है आपको। अब एक एंगल 37 है, तो 37 प्लस θ2 इज 90, तो जो θ2 है वो 90 माइनस 37 है, वो 53 डिग्री है, बस ये हो गया खत्म। इस डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, एक ही बात पे ध्यान दीजिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की जो इक्वेशन आई थी उस पे ध्यान दीजिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है और उसमें थीटा बीटा के टर्म्स नहीं आए थे, उस पे न्यूमेरिकल फिर भी आने के चांस है। ये तो थोड़ी सी कठिन इक्वेशन, हमने उसी इक्वेशन को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास मोमेंटम के टर्म्स आ गए और ये कैंसिल हो गया, और बस ये cos θ1 प्लस θ2 का टर्म 0 हो गया, इससे टोटल एंगल 90 डिग्री आ गया। लिख दीजिए कंक्लूजन। इस पे 2 स्टार लगा दीजिए, आने के चांसेस हैं। अगर 2D कॉलिजन में कुछ आया तो बस वो यही आएगा केवल, जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा। लिख दीजिए when two equal masses, 3 स्टार लगा दीजिए इस पे, when two equal masses undergo a glancing elastic collision, undergo a glancing elastic collision with one of them at rest,
comma, after collision they will move at right angles. They will move at right angles to each other. They will move at right angles to each other. वो एक कंडीशन जरूरी थी कि one of them initially at rest होना जरूरी है. अगर एक रेस्ट मासेस इक्वल है, अगर मासेस इक्वल हैं और एक रेस्ट पे है और ग्लांसिंग कॉलिजन है और बाद में दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शंस में टोटल एंगल 90 होता है. या तो वो टोटल एंगल पूछ लेगा और या वो θ1 दे देगा, θ2 मांग लेगा. तो एनसीईआरटी की मेरे हिसाब से कॉलिजन्स के चैप्टर की सारी लाइनें कंप्लीट होती हैं. सो थैंक यू.